रात का समय था। गांव की संकरी सड़कें सुनसान थीं और हवा में एक अजीब सी ठंडक रिंग रही थी। रिक्शा वाला देवराम थका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था। आज की रूट बहुत लंबी थी, बस चलो, घर पहुंचकर आराम करूंगा। तभी रास्ते के किनारे एक खूबसूरत औरत साड़ी पहने खड़ी दिखी। उसकी चाल, उसकी आंखों की चमक कुछ अलग सी थी, पर देवराम ने सोचा ये बस एक औरत है। देवराम ने अपना गाड़ी औरत के पास खड़ी की। भैया, मुझे आगे तक छोड़ देंगे क्या? हाँ मैडम, कहाँ जाना है आपको? बस यही, थोड़ी दूर। देवराम ने उसे अंदर बैठा लिया और रिक्शा आगे बढ़ा। अंदर की चुप्पी और उसकी साड़ी की सरसराहट की गहरी लग रही थी। लगता है कुछ ठीक नहीं है। आकाश पर बादल घिरे थे और चांद अपनी किरणें छुपा रहा था। रिक्शे की पहियों की टकटक किसी पुरानी दस्तक की तरह लग रही थी। चलते चलते देवराम की रूह पर ठंड का एहसास और गहरा हुआ। मैडम, आपका नाम क्या है? नाम की क्या जरूरत है भैया, बस मुझे यही उतार दीजिए। गाड़ी कुछ ही कदमों के बाद रुक गई और औरत नीचे उतर गई। जैसे ही वो थोड़ा आगे बढ़ा, देवराम ने पीछे मुड़कर देखा। वो औरत वहीं खड़ी थी, एक अजीब सी मुस्कान दी। वो रात जब देवराम घर पहुंचा, डर के मारे अपनी बीवी सरिता को सारी बात बताने लगा, पर उसकी बीवी ने उसे हंसते हुए टाल दिया। अरे छोड़ो, कोई औरत मिली तो मिली। गांव में नई नई महिलाएं आती रहती हैं, इतना डरने की क्या बात है। मगर कुछ देर बाद वही औरत चंपा उनके घर के सामने खड़ी दिखी। उसकी आंखों में एक अजीब चमक थी, मानो रात की आत्मा उसी में समाई हो। भैया, आपने मेरा साथ बहुत अच्छा किया। आपने मुझे पैसे नहीं लिए और यहाँ तक छोड़ दिया। तुम यहां कैसे? दुनिया छोटी है भैया, कुछ लोग अच्छे होते हैं और कुछ खाने योग्य। देवराम ने डरते हुए अपनी पत्नी की तरफ देखा। सरिता ने भी चंपा को देखा और पहले तो हंसी, पर फिर उसकी मुस्कान पर उसके होठ जमे से रह गए। तुम दूर रहना देवराम, कुछ ठीक नहीं लग रहा। सरिता, हमें सचमुच सावधान रहना चाहिए। मैंने पहले भी कहा था, वो चुपचाप आ गई थी। कुछ तो गड़बड़ है। वे दोनों थके हुए थे, फिर भी बेचैनी से सो न पाए। अगली सुबह गांव के सरदार मंगल सिंह ठाकुर के घर से खून से सना हुआ दृश्य सामने आया। खबर फैलते ही गांव में हड़कंप मच गया। ये कैसे हो सकता है? मंगल सिंह जैसे आदमी को किसने मारा? मैं कह रहा था, वो औरत, मुझे शक था, पर किसी ने मेरी बात नहीं मानी। गांव की चौपाल पर लोग इकट्ठा हुए। कोई रो रहा था, कोई शोक मना रहा था और कुछ लोग भय से सन्न थे। देवराम ने अपनी बात बताने की कोशिश की, पर लोगों ने उसे ताने दिए। अरे भैया, तुमको क्या हो गया? ऐसी बातों पर ध्यान मत देना। पर देवराम के दिल में डर बैठ चुका था। उसका दोस्त गोपाल भी वही था। वो हमेशा उससे मजाक उड़ाया करता था, पर आज वो भी इस मौत की खबर से विचलित था। चलो हैं, अगर सच है तो साथ देंगे। इस तरह कोई और मरना नहीं चाहिए।
रात ढलते ही गोपाल का कदम उस औरत के घर की तरफ पड़ा। देवराम ने भीतर एक असहाय सी चिंता महसूस की। गोपाल, वापस आओ, वो खतरनाक है। परेशान मत हो, कुछ नहीं होगा, मैं भी जाकर आता हूं। पर जब गोपाल उस घर के पास पहुंचा तो चंपा उसकी प्रतीक्षा कर रही थी, जैसे किसी शिकार का इंतजार कर रही हो। उसकी आंखों में प्यास थी, बहुत गहरी प्यास। आओ गोपाल, आज तुम मेरा खाना बनोगे? उसने गोपाल को पकड़ लिया। गोपाल ने भागने की कोशिश की, पर उसकी मुलाकात मौत से हो गई। चंपा ने उसे पकड़ लिया और उसका खून पी लिया। गोपाल सिर्फ दिखता रह गया। नहीं, ये बिल्कुल वैसा ही हुआ जैसा मैंने सोचा था। अब बहुत देर हो चुकी है। गोपाल की लाश देखकर गांव में सन्नाटा छा गया। लोग डर के मारे अपने अपने घरों में दुबक गए। देवराम और सरिता दोनों अब टूट चुके थे। एक तरफ मित्र की मौत, दूसरी तरफ पास ही घूमती चंपा की मौजूदगी। मेरा देवराम, ये गांव सब खतरे में है। हमें किसी बाबा से मदद मांगनी चाहिए। मैं किसी ऐसे व्यक्ति को जानता हूं जो इन बातों को संभालता है। सरिता ने अगले दिन उसी बाबा के पास जाने का सुझाव दिया। बाबा एक शांत पर कठोर चेहराली गांव के पास छोटे से आश्रम में रहते थे। देवराम और सरिता दोनों वहां पहुंचे और अपनी दास्तान सुनाई। तुम्हारी बातों में दम है। मैं रात में वहां आकर देखूंगा, पर याद रखना, सच्चाई का सामना करने के लिए साहस चाहिए। रात आई। रागिनी फिर दिखे, इस बार और भी बुलंद, और बाबा ने उसे चुनौती देने की ठानी। आसपास के लोग डर के साए में छुपे थे। ओह, कितनी छोटे छोटे इंसान! तुम सोचते हो मुझे हरा दोगे? चंपा, तुम कितनी भी खूबसूरत बन जाओ, पर तुम्हारा अंत निश्चित है। तुम्हें इस गांव का सुकून वापस करना होगा। बाबा ने मंत्रोच्चारण शुरू किया। हवा गूंज उठी और आग ने अपनी हदें तय करनी शुरू कर दी। तुम्हारी चाल धीमी है बूढ़े, पर तुमको जल्दी ही पता चल जाएगा कि मैं मरती नहीं। जो जीवात्मा को हराता है उसे आग ही सजा दे सकती है। जा और शांति पा। चंपा ने आखिरी बार अपना मुंह खोला। उसकी आवाज में अब सिर्फ नफरत बची थी। बाबा ने उसे आग में धकेला। एक चीख हवा में खुल गई और फिर आग ने उसे अपनी बाहों में समेट लिया। तुम लोगों को ये खुशी जिंदगी भर नहीं रही कि मैं लौट कर आऊंगा। मुझे मारने वाला कोई नहीं। जो बार बार वापसी करता है उसे हर बार और कमजोर होना चाहिए। तुम इस गांव से बाहर चली जाओ और शांति दो। चंपा की चीख हवा में विलीन हो गई। आग की लपटों में वो आकार खोती चली गई। पर क्या वो सचमुच मर गई? गांव में राहत की लहर दौड़ गई। लोग बाबा की दी हुई सुरक्षा के लिए देवराम और सरिता का धन्यवाद करने लगे। बाबा ने गांव को बचाया, अब हम चैन से सो सकेंगे। पर रात की खामोशी के बीच किसी की आंखों में डर अभी भी था। देवराम ने अपने दोस्त और सरदार की मौत पर पछतावा महसूस किया। वो जानता था कि उसका डर सच था, पर उसके शब्दों को न सुना गया। मैं उनसे माफी मांगता हूं। अगर मैंने कुछ ज्यादा किया होता तो शायद ये सब नहीं होता। तुम जो कर सकते थे तुमने किया। अब सब कुछ खत्म हो गया है। चलो वापस सामान जीवन की ओर बढ़ते हैं। गांव ने धीरे धीरे अपने कामकाज में लगाना शुरू किया। बच्चे फिर से खेलने में मशगूल हुए और खेतों की हलचल भी अपनी रफ्तार पर लौट आई।